तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए की संरचना। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फेट युक्त बहुलक वाले दीर्घ अणु होते हैं। इसकी खोज की थी 1869 में फ्रेडरिक मीशर ने। इन्होंने क्या किया था, मवाद कोशिकाओं के केंद्रक से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया था और इन्हें न्यूक्लीन नाम दिया था। फिर रिचार्ड अल्टमान नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। ओके, बिकॉज ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी कि केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा। यह समस्त जीवों के आनुवांशिक संगठन का नियमन करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया का भी नियंत्रण करता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जो आज का हमारा टॉपिक है, एंड आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए जो होते हैं वो अधिकांशतः यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ओके, ये कुछ वायरसों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि जंतु वायरस या फिर जीवाणु भोजी वायरस, यानी कि बैक्टीरियोफेज में भी पाए जाते हैं। लेकिन इनमें जो डीएनए होते हैं वो एक सूत्रीय होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। अब हमारा ये जानना ज़रूरी है कि डीएनए होता कहाँ है, डीएनए रहता कहाँ है। तो फॉर एग्जांपल यूकैरियोट्स है, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं मनुष्य। तो मनुष्य में डीएनए पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, जो मनुष्य का जो शरीर होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। तो जो कोशिकाएं होती है उसमें जो केंद्रक पाया जाता है, उसमें केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए रासायनिक संरचना की दृष्टि से डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड्स नामक एकलकों का बना होता है। यानी कि जैसे कोई बिल्डिंग या कोई इमारत होती है वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी होती है, या फिर कोई मनुष्य होता है उसका जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उसके लिए मनुष्य के लिए उसकी इकाई क्या हो जाती है, उसका एकलक क्या हो जाता है, सेल्स हो जाती है, कोशिकाएं हो जाती है। इसी तरीके से बिल्डिंग की जो इकाई है वो ईंट हो जाती है। तो जो डीएनए है उसकी इकाई जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और डीएनए का निर्माण करते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं और बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। तथा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं मिलकर डीएनए के एक अणु का निर्माण करती है। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएगी और दोनों मिलकर डीएनए अणु बना लेंगी। ओके, न्यूक्लियोटाइड निम्न 3 अवयवों से मिलकर बना होता है। अब डीएनए जो होता है वो तो न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ये 3 अवयवों से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट है पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक एंड फॉस्फोरिक अम्ल। अब हम देखते हैं पेंटोज शर्करा। डीएनए अणुओं में डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा पाई जाती है, जिसमें 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। इस शर्करा में द्वितीय कार्बन पर एक ऑक्सीजन परमाणु का अभाव होता है, इसीलिए इसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 कार्बन पेंटोज शर्करा में पाए जाते हैं। जो सेकंड कार्बन होता है उसमें यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, और जो राइबोज शर्करा होती है जो कि आरएनए में पाई जाती है उसमें यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है। आप अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि जो भी मैं बता रही हूँ आप लिख सके। वैसे मैंने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, आप चाहे तो इन्हें उतार सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, सेकेंड आता है नाइट्रोजनी क्षारक। ये नाइट्रोजन परमाणु युक्त क्षारीय पदार्थ होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। फर्स्ट है प्यूरीन एंड सेकेंड है पिरिमिडीन। प्यूरीन जो होते हैं वो 2 वलय वाले नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, जबकि पिरिमिडीन में केवल 1 वलय पाई जाती है। प्यूरीन में षटकोणीय और पंचकोणीय वलय होती है, जबकि पिरिमिडीन में केवल 1 षटकोणीय वलय होती है। प्यूरीन का आकार बड़ा होता है क्योंकि इसमें 2 वलय पाई जाती है, और पिरिमिडीन का आकार छोटा होता है क्योंकि इसमें केवल 1 वलय पाई जाती है। प्यूरीन के एग्जाम्पल है एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडीन के एग्जाम्पल है थाइमिन एंड साइटोसिन। उसके बाद में हमारा थर्ड अवयव आता है न्यूक्लियोटाइड का, फॉस्फोरिक अम्ल। यह पेंटोज शर्करा के कार्बन संख्या 5 और 3 से संलग्न रहता है। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो पेंटोज शर्करा के कार्बन संख्या 5 से और कार्बन संख्या 3 से, यहाँ से जो न्यूक्लिक फॉस्फोरिक एसिड होता है वो जुड़ा होता है, एंड 3 से भी जुड़ा होता है। फास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ता है, यानी कि जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो यहाँ पर जुड़ता है, तो यहाँ से जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध, और यह है फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो हमने जान लिया है कि ये 3 अवयवों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, एक पेंटोज शर्करा और एक
एक नाइट्रोजनी क्षारक के संयोजित रूप को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यानी कि जो पेंटोज शर्करा होती है उसके पहले कार्बन से एक नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाएगा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों में कंफ्यूजन है, इसलिए इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पेंटोज शर्करा जो है उसमें केवल वन साइड पर नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ेगा, केवल एक ग्रुप ही जुड़ेगा, तो वो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। जो न्यूक्लियोटाइड है जब दोनों साइड पर जुड़ जाएंगे तो टाइट हो जाएगा एकदम, तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा वो। ओके, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन से संलग्न रहता है। हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है वो पेंटोज शर्करा के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है और जो फास्फोरिक अम्ल होता है वो पेंटोज शर्करा के पांचवें कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, डीएनए में 4 विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। ये इन चारों के नाम हैं: डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीएडिनोसिन एंड डीऑक्सीग्वानोसिन। उसके बाद में है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो होता है वो कई हजार एकलकों या इकाइयों का बना होता है और इस इकाई को ही न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। डीएनए की इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक अणु पेंटोज शर्करा का होता है जिसके प्रथम कार्बन से नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है। कौन से बंध के द्वारा? ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। तथा पांचवें कार्बन से जुड़ता है फॉस्फोरिक अम्ल फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। इसके फलस्वरूप न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इस प्रकार डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं: डीऑक्सीथाइमिडीन अम्ल, डीऑक्सीसाइटिजिलिक अम्ल, डीऑक्सीएडिनिलिक अम्ल और डीऑक्सीग्वानिलिक अम्ल। ये है न्यूक्लियोटाइड के नाम। हम देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड ही विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित होकर विभिन्न प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो 4 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेते हैं। बहुत से न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। इनमें फास्फेट अणु अगले न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शर्करा के तीसरे कार्बन से जुड़ा रहता है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि जो फास्फेट समूह जो होता है वो 5वें कार्बन से भी जुड़ता है तथा तीसरे कार्बन से भी जुड़ता है। इस प्रकार पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एक सिरे पर C3 और दूसरे सिरे पर C5 होता है, या एक सिरे पर C5 तो दूसरे सिरे पर C3 होता है। अतः इन्हें क्रमशः 3' to 5' या 5' to 3' सिरे कहते हैं। ये श्रृंखला कुंडलित होती है। ये है डीएनए अणु की संरचना। अब हम देखते हैं वॉटसन और क्रिक का द्विरज्जुकीय मॉडल। जेडी वॉटसन और FHC क्रिक ने 1953 में पता लगाया कि डीएनए एक डबल हेलिकल संरचना है, यानी कि द्विकुंडलीय संरचना है। तो सबसे पहले वॉटसन और क्रिक ने ही बताया था कि जो डीएनए होता है वो द्विरज्जुकीय है, यानी कि इसमें 2 रज्जु पाए जाते हैं, 2 हेलिक्स होते हैं। इनके अनुसार डीएनए अणु में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में इस प्रकार विन्यासित होती है कि एक का 3' सिरा दूसरे के 5' सिरे के साथ स्थिर रहता है। यानी कि जो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है वो क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है, यानी कि प्रति समानांतर होती है और इस प्रकार से विन्यासित होती है कि जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 3' सिरा है तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 5' सिरा वहां पर होगा। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। डीएनए अणु 2 सूत्रों का बना होता है, हम जानते हैं, जो कि एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित होते हैं। यहाँ पर बीच में एक एक्सिस भी होता है, यानी कि एक अक्ष होता है और उसके चारों ओर ही ये दोनों जो कुंडलन है वो घूमे हुए होते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार से विन्यासित होती है कि एक श्रृंखला का 3' सिरा दूसरे के 5' सिरा के सम्मुख स्थित होता है। ओके, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोज नामक शर्करा और फास्फोरिक अम्ल का एक अणु होता है। ये भी हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड 3 अवयवों से मिलकर बना होता है। डीएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड परस्पर एक दूसरे से फास्फेट अणु के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि जो फास्फेट अणु होता है वो 5वें कार्बन से जुड़ता है और तीसरे कार्बन से जुड़ता है। दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षारक हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमीन से तथा साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से युग्मन करता है, यानी जो एडेनिन है वो थाइमीन के साथ जुड़ेगा और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। इसके बाद एडेनिन और थाइमीन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दोनों श्रृंखलाओं के शर्करा अणुओं की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के मध्य 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, जिसे डीएनए अणु की चौड़ाई कहा जाता है। ठीक है, ये जो दूरी होती है ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई होती है डीएनए अणु की वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के एक कुंडलन का घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि जो डीएनए का एक कुंडलन है, फॉर एग्जांपल ये एक कुंडलन है, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसका घुमाव होता है 34 एंगस्ट्रॉम। तथा एक ही श्रृंखला के किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइडों के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, यानी कि जैसे यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड है उनके मध्य दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजनी क्षारों को शर्करा के C1 परमाणुओं से जोड़ने वाला बंध सदैव 51 एंगस्ट्रॉम का कोण बनाता है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा डीएनए अणु की संरचना। आई होप आप सभी ने साथ में नोट करते हुए चला होगा, क्योंकि जो BSc होती है उसमें बहुत अच्छा होता है कि अगर हम नोट्स बना लेते हैं।
क्योंकि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो नोट्स से पढ़ने में हमें हेल्प मिलती है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।